सुकून एफएम चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं मनदीप हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहें। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनीश टुक टुक बाराबंकी से। संजोय पाल कहते हैं वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ब्रदर। कार्तिक कार्तिक दिल भेजते हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर। यशोदा बंदर आए दिल भेजते हैं, थैंक यू जी। मनु भाई परमार बारेजा गुजरात से हैं, थैंक यू जी। पवन कुमार एचपी कठानिया से हैं, थैंक यू सर। हमारे साथ हैं वृंदावन सुरदेव दाब गुडवा परली, थैंक यू जी। इशफाक शाह हैं पाकिस्तान से। सीताराम कंजम हैं किरंदल डिस्ट्रिक्ट दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से। असीफ भाई हैं वो दिल्ली करोल बाग से हैं। बाकी आप सभी भी जो जो कमेंट करते हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का बढ़िया कमेंट मुझे ये लगा, भुवनेश्वर कोरम जी लिखते हैं, जितना मैं एपिसोड का इंतज़ार करता हूँ उतना तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल या मैसेज का भी इंतज़ार नहीं करता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज के हमारे कमेंट के विजेता हैं भुवनेश्वर कोरम, क्योंकि इनका कमेंट है वो सबसे अच्छा था। अगर आप भी अपना नाम ऐसे ही स्टोरी में लगवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करके भेजें। और मैंने जो आपसे पूछा था कि अगर जहाँ के भी लोग सबसे ज़्यादा होंगे हम उनसे मिलने आएंगे, तो आप लोग कमेंट में सबसे ज़्यादा अपने शहर और अपने गांव का नाम ज़रूर लिखिए। जहाँ के भी सबसे ज़्यादा दोस्त होंगे हम सबसे पहले वहीं पर जाएंगे आपसे मिलने। तो चलिए अब फटाफट कमेंट कर दीजिए। आज के सीक्रेट घर जमाई के 46वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप लगातार सुन रहे हैं, कहानी को एंजॉय कर रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, और एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर से ज़रूर करना। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। समर कियारा को हॉस्पिटल ले गया था। वहां उसका यंग मास्टर कार्तिक की मां के साथ झगड़ा भी हुआ था और समर और कियारा की शादी के बारे में सभी को पता भी चल गया था। उसके बाद समर कियारा को प्यार से खाना खिलाया और उसके इंस्पेक्टर जिया के दादा मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर का इलाज करने के लिए वहां चला गया। जिया ने उदास होकर सिर हिलाते हुए अपने अंकल से कहा, प्रभाकर अंकल, आप मेयर हैं और जानकार भी। आप मुझ पर विश्वास रखिए, बहुत स्किल्ड है और दादाजी का इलाज कर सकता है। उसे लगा कि उनकी नेक नियत को सबने गलत समझ लिया है और वो काफी परेशान थी। तभी समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, चूंकि इन लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अब मेरा यहाँ रुकना भी सही नहीं, चलो चलते हैं। और ये कहते वो मुड़ा और रूम से बाहर निकलने लगा। जिया ने जब समर को जाते हुए देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, समर प्लीज, प्लीज मत जाओ। दादा धर्मेंद्र बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। मैं भी दादाजी से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे लिए एक बार दादाजी का चेकअप करके देखो ना, इनको हुआ क्या है। मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर और जिया के दादा दोस्त थे, बहुत करीबी थे। जिया बचपन में अक्सर मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर के घर जाती थी। मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर भी अपनी उसे पोती जैसा ही मानते थे। मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर के बेटे और पोते भले ही उस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन दादा धर्मेंद्र उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। समर ने जिया की उम्मीद भरी निगाहों को देखा और रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं सका। उसने मुड़कर बिस्तर की तरफ देखा और बिस्तर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पड़ा था। उसकी त्वचा बिल्कुल पीली हो चुकी थी। वो कोमा में था, ऐसा लग रहा था किसी भी पल मर जाएगा। समर ने बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखते हुए हल्के से कहा, उनके पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन है। जिया उसकी बात सुनकर डर गई। घबराते हुए उसने पूछा, क्या कहा तुमने? दादाजी के पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन है? समर ने अपनी मेडिकल आइडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति में ऊर्जा की कमी है। उसने पूरी तरह से कंफर्म करते हुए कहा, हाँ जिया, मेरी नज़र के हिसाब से उनके पास सिर्फ एक दिन है। समर की बातें सुनकर प्रभाकर के चेहरे की उदासी छा गई। उसकी आंखों में ठंडक की एक चमक आ गई। तभी मानव जोर से चिल्लाया, ए कमीने, मेरे दादाजी के बारे में ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो जो कहने वाले कि मेरे दादाजी एक दिन जिंदा रहेंगे? समर ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, उनके पास सिर्फ एक दिन बचा है, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं जो देख रहा हूं वही बता रहा हूं। ये एक दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। मानव ने ठंडी मुस्कान के साथ समर की ओर बढ़ाते हुए कहा,
साले कमीने, अपने बकवास बंद कर। तुझे मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। मानव ने अपने हाथ उठाए और समर पर चिल्लाते हुए वार कर दिया। तभी धमाके की आवाज आई। समर ने बिजली की तरह से अपना दाहिना पैर मानव के पेट पर जोरदार किक मार दी। उसने 3 मीटर दूर जाकर वो धकेल गया और मानव का शरीर पीला पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पेट जल रहा हो। जिया ने डरते हुए कहा, लो हो गया काम। समर ने मेयर के बेटे को किक मार दी। अब उसको कोई नहीं बचा सकता। वो डर के मारे लगभग बेहोश हो गई थी। जिया समर को मेयर के पिता का इलाज कराने के लिए वहां लेकर आई थी, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसने मेयर के बेटे को किक मार दी। वो जानती थी कि समर लापरवाह और निडर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मानव को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेगा। ये सब देखकर मेयर प्रभाकर का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में समर से पूछा, ए लड़के, क्या तुम जानते हो तुमने अभी अभी किसको मारा है? वो इंदौर शहर के सबसे पावरफुल आदमी का बेटा है। वो अपने बेटे को मारने वाले को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। समर ने प्रभाकर की तरफ देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये कौन है, और मुझे परवाह भी नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। दरअसल वो जानता था कि जिसे उसने मारा है वो मेयर का बेटा है, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे वो तो ये अपना बचाव कर रहा था क्योंकि मानव ने उसे पहले मारने की कोशिश की। प्रभाकर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को मारा, और मैं इंदौर शहर का मेयर हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? समर ने बेपरवाह होते हुए कहा, तो तुम अब क्या चाहते हो? प्रभाकर ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड अरविंद की तरफ मुड़ते हुए उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अरविंद, इस बदमाश को अभी के अभी सजा दो। वो जानता था कि अरविंद स्पेशल फोर्स का एक्सपीरियंस्ड फाइटर है और पूरी तरह से सबसे बेहतरीन लोगों में से एक था। अरविंद ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, और समर की तरफ बढ़ने लगा। उसके गुस्से की वजह से उसके चारों ओर तेज हवाएं चल रही थी। अरविंद ने मुस्कुराते हुए समर को अपनी पंच तानते हुए कहा, ऐ लड़के, मैं तुम्हें अनुशासन का मतलब सिखाता हूं। अनुशासन होता क्या है तुम्हें अब पता चलेगा। उसका पंच ताकत से भर गया था और लगभग हवा को चीरता हुआ आ रहा था। समर ने व्यंग से कहा, तुम तो बहुत धीमे हो, बहुत कमजोर। अरविंद अपनी ताकत से दूसरों को डरा सकता था, लेकिन समर को नहीं। समर के हिसाब से अरविंद दूसरों की तुलना में थोड़ा बेहतर था, लेकिन उसकी तुलना में बहुत कमजोर। अगर समर के लिए देखा जाए तो अरविंद अभी भी किंडरगार्टन के बच्चे जैसा था, जिसकी तुलना उससे बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। समर ने अपने जगह से थोड़ा हिला और अरविंद के पंच से बच गया। अरविंद चौंक गया जब उसे एहसास हुआ कि समर उसके हमले से बच निकल गया। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ये कैसे संभव है? ये मेरे पंच से कैसे बच निकला? वो स्पेशल फोर्स का टॉप फाइटर था। आम लोगों को संभालना उसके लिए बहुत आसान था। फिर भी उसके सामने वाला लड़का एक ही झटके में उसके पंच से बच गया। ये अविश्वसनीय था। समर ने अपनी शरीर से सारी विस्फोटक ऊर्जा इकट्ठा की और धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अब ये लो। उसने अपनी असाधारण शक्ति से अरविंद की छाती पर जोरदार पंच मार दिया। तभी धमाके की आवाज आई। अरविंद को धक्का लगा और वो दीवार से जोरदार जाकर टकरा गया। उसने खून थूका और उसे लगा कि उसकी कुछ पसलियां टूट गई। एक पंच और स्पेशल फोर्स के स्किल्ड फाइटर अरविंद ने अपनी सारी फाइटिंग स्किल खो दी। अरविंद ने धीरे से कहा, ये बहुत ताकतवर है। वो इतना डर गया था कि डर के मारे समर को घूर रहा था। यहाँ तक कि वह अपने मुंह से खून पोंछना भी याद नहीं रख पाया। प्रभाकर भी डर गया था। जिया ने डर के मारे एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि समर एक स्किल्ड फाइटर है, लेकिन वो इतना पावरफुल होगा वो ये नहीं जानती थी। मानव जो किनारे पर खड़ा था वो पहले ही डर के मारे उछल रहा था। वो जानता था कि अरविंद कितना ताकतवर है, लेकिन इतने ताकतवर आदमी को भी समर ने एक ही पंच में मार दिया तो वो सचमुच में डर गया था। उसी समय सफेद सर्जन गाउन पहने एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर कुछ नर्सों के साथ उस प्राइवेट रूम में आया। उसके हाथ में कई मेडिकल्स इक्विपमेंट थे। अपने साफ गोल चेहरे से डॉक्टर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लग रहा था। प्रभाकर ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, डॉक्टर दिलीप, आखिरकार आप आ ही गए। प्लीज जल्दी से मेरे पिता का चेकअप कीजिए। वो ठीक तो है ना?
वो असल में अभी भी समर से बदला लेना चाहता था, लेकिन दिलीप सेठी को देखते ही उसको अपने पिता के बचाने का फैसला दिमाग में आया। समर से बदला तो बाद में भी ले सकता था, वैसे भी वो देखना चाहता था कि कहीं समर सच बोल रहा है या झूठ। डॉक्टर दिलीप सेठी मुस्कुराया और बोला, मेयर साहब चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ धर्मेंद्र जी का चेकअप करने के लिए ही आया हूँ। दिलीप ने मिस्टर धर्मेंद्र की बॉडी को ईसीजी, इलेक्ट्रोड, रेस्पिरेटर और अन्य इक्विपमेंट लगाकर देखे। फिर उन्होंने स्विच ऑन किया और उनके शरीर का चेकअप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर दिलीप के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वो सभी रिपोर्ट्स को देखकर उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। डॉक्टर दिलीप के चेहरे का पीलापन देखकर प्रभाकर को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने पूछा, डॉक्टर दिलीप, मेरे पिता कैसे हैं? क्या कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? दिलीप ने भारी स्वर में कहा, मेयर साहब, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, धर्मेंद्र जी अब एक लड़ाई के दौरान घायल हुए थे। तब उनके शरीर में कई गोलियां लगी थी। आपको भी पता है कि तब उनकी बॉडी से बहुत पार्ट डैमेज हो गए थे। अब उनकी बीमारी फिर से ठीक बढ़ गई है और उनके कई अंग अपना काम करना बंद कर चुके हैं। इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन जिंदा रह सकते हैं। डॉक्टर दिलीप सेठी की बात सुनते ही रोम में मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। सबने हैरान होते हुए समर की तरफ देखा। जब समर ने कहा था कि धर्मेंद्र ठाकुर के पास जीने का सिर्फ एक ही दिन है, तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन अब जब डॉक्टर दिलीप ने समर की बात दोहराई, तो सभी दंग रह गए। वो ये सब सोच सोच कर हैरान हो गए थे कि डॉक्टर दिलीप को ये पता लगाने के लिए मेडिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ा, और जब कई समर ने एक ही नज़र देखकर ये बता दिया था। सबकी हैरानी भरी नजरों के बीच समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसा कि मेरे चेहरे पर मिस्टर ठाकुर का इलाज लिखा हो? समर एक बेहद कुशल आयुर्वेदिक मेडिसिन डॉक्टर था और वो इसलिए एक नज़र में धर्मेंद्र ठाकुर की बीमारी का पता लगा सकता था। समर की बात सुनकर पराशर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसे थोड़ा अजीब लगा और वह अपने सामने इस लड़के को अपने पिता का इलाज करने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने अभी अभी समर को धोखेबाज कहा था, अरविंद से सबको सबक सिखाने को कहा था, और वह समर से मदद मांगने के लिए थोड़ा असहज हो रहा था। जैसे समाज में कई पोस्ट पर ऐसे लोग होते हैं, वो अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह करते हैं। तभी समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए जिया से कहा, जिया, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे अभी उनकी देखभाल करनी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो मुड़ा और जाने लगा। ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे सबक भी सिखाना चाहते थे। अब यहाँ और वो रहना नहीं चाहता था। जाते जाते उसे देखकर प्रभाकर घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, एक मिनट रुको समर। वो समर को जाने नहीं दे सकता था। अगर वो चला गया तो उसके पिता का क्या होगा? कोई भी डॉक्टर समर जितना स्किल्ड नहीं था कि एक बार में ही देखकर पता लगा ले कि बीमारी क्या है। इसके अलावा प्रभाकर को प्रमोशन मिलने वाली थी। उसके पिता एक जर्नल थे। हायर ऑफिसर्स मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर का बहुत सम्मान करते थे। वो धर्मेंद्र जी की वजह से प्रभाकर को प्रमोट कर रहे थे। अगर धर्मेंद्र ही मर गए तो लोग प्रभाकर को प्रमोशन भी रोक देंगे। इसलिए प्रभाकर धर्मेंद्र जी को मरने तो नहीं दे सकता था। इसके अलावा धर्मेंद्र जी उसके पिता भी तो थे। समर प्रभाकर की बात सुनकर वहीं रुक गया। उसने हल्के से पूछा, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसको प्रभाकर का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा नहीं था। प्रभाकर ने अजीब तरीके से पूछा, तुम क्या मेरे पिता को बचा सकते हो? समर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मैं उसे क्यों बचाऊं? समर की बात सुनकर प्रभाकर के चेहरे के भाव बदल गए। उसे डर था कि समर गुस्सा हो गया है। प्रभाकर ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि अगर तुम इलाज करोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारे पापा के इलाज के बारे में सोच सकता हूँ। समर की बात सुनकर मानव तुरंत गुस्से में भर गया। उसे लगा कि समर बहुत घमंडी है और वो अपनी हदें पार कर रहा है। वो कौन होता है जो उससे माफी मंगवाए, और वो भी घुटनों पर बैठकर? मानव ने गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, समर, तुम खुद को समझते क्या हो?
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा को घुटनों पर बैठने की, कहने की? वो समर को पीटना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि समर कितना स्ट्रोंग है, तो उसने अपनी इच्छा दबा ली। उसकी धमकी सुनते ही समर ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी शर्त मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे भी तुम्हारे पिता के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूँ। और ये कहते वो वहां से बाहर जाने लगा। वैसे तो समर धर्मेंद्र ठाकुर का बहुत सम्मान करता था। वो जिया के दादा थे, इसलिए वो उनका इलाज करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन प्रभाकर और मानव ने उसे गुस्सा दिला दिया। उन्होंने न सिर्फ उसे धमकाया बल्कि उसे पीटना भी चाहा, इसलिए वो उनका घमंड खत्म करना चाहता था। प्रभाकर ने समर को जाता हुआ देखकर घबराकर जोर से पूछा, समर, समर प्लीज मुझे ये बता दो, क्या तुम मेरे पिता का सचमुच इलाज कर सकते हो? समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं, लेकिन मैं उनका इलाज करूं क्यों? समर की बात सुनकर प्रभाकर के चेहरे पर खुशी आ गई। अगर समर उसके पिता को ठीक कर सकता है तो वो माफी मांगने के लिए तैयार था। माफी मांगने से उसका कुछ नहीं जाने वाला था। अगर उसके पिता ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभाकर ने समर के सामने घुटनों पर बैठते हुए सम्मानपूर्वक कहा, समर मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पापा का इलाज कर दो। मेयर को समर से माफी मांगता हुआ देखकर रूम में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। मानव भी स्तब्ध था और उसे गुस्सा आ रहा था। मानव ने गुस्से में पूछा, पापा आप उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? प्रभाकर ने कहा, चुप हो जाओ बेवकूफ, क्या तुम अपने दादाजी को मरता हुआ देखना चाहते हो? मानव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पापा मैं नहीं चाहता कि दादाजी को कुछ हो, लेकिन जब डायरेक्टर दिलीप ने कह दिया है कि वो दादाजी का इलाज नहीं कर सकते तो समर क्या कर सकता है? प्रभाकर ने धीरे से कहा, मुझे उस पर विश्वास है। मानव ने निराश होते हुए कहा, पापा उसको देखो तो सही, वो बहुत छोटा है, जाहिर है कि वो धोखेबाज है। प्रभाकर ने अपने बेटे को घूरते हुए कहा, बेवकूफ मैंने तुमसे कहा ना चुप हो जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं एक बार अपनी बात दोहरा रहा हूं, मुझे उस पर विश्वास है। अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। प्रभाकर मेयर इसलिए बना था क्योंकि वो बहुत चालाक था। वो समझ गया था कि समर बहुत अच्छा डॉक्टर और फाइटर है। प्रभाकर को अपने फैसला पूरा करना था और उसे पता था कि सचमुच धर्मेंद्र जी का इलाज कर देगा। प्रभाकर ने हल्की मुस्कान के साथ समर से कहा, समर अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता सकते हो, बस मेरे पापा का इलाज कर दो। समर ने हाथ हिलाकर कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मानव ने समर को फिर से धमकाते हुए कहा, ए समर, अगर तुम मेरे दादाजी का इलाज नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। वो समर के चेहरे पर घमंडी भाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। समर ने मानव की ओर देखते हुए कहा, अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारे दादा का इलाज नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे दादाजी मर गए तो ये तुम्हारी गलती होगी, मेरी नहीं। उसकी बात सुनकर मानव गुस्से से लाल हो गया, लेकिन एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो समर उसके दादा का इलाज नहीं करेगा। प्रभाकर ने घबराते हुए पूछा, समर क्या तुम अभी इलाज शुरू कर सकते हो? वो स्वाभाविक रूप से घबरा गया था क्योंकि उसके पिता का जीवन से जुड़ा हुआ था। अगर समर इसके पिता को ठीक कर देगा तो उसका प्रमोशन भी हो जाएगा और वो अपने पॉलिटिकल लाइफ में एक और अच्छे कदम पर चला जाएगा। समर ने कॉन्फिडेंस से मुस्कान के साथ कहा, ठीक है मैं अभी काम शुरू कर रहा हूं। रोम में जितने भी लोग थे सभी की नजरें उसके ऊपर टिक गई थी। यही देखना चाहते थे कि धर्मिंदर को आखिर बचाएगा कैसे। समर ने अपनी एक्यूपेंचर की 9 सुइयां निकाल ली और अपनी इंडेक्स फिंगर को तब तक काटा जब तक उससे खून की एक बूंद नहीं निकल आई। उसने उन 9 चांदी की सुइयों पर अपने ताजे खून की परत चढ़ा दी। उसके गुरु ने उससे एक बार कहा था कि उसका खून बेहद कीमती है, उसे ऐसी विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें मरे हुए लोगों को ठीक करने की भी पावर थी। उसको ऐसा करता हुआ देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में भ्रम की एक झलक थी। सभी मन ही मन यही सोच रहे थे, क्या तुम अपने आप को भगवान समझते हो जो सोच रहे हो तुम्हारे खून की एक बूंद मरे हुए आदमी को बचा लेगी? हालांकि वह समर की हरकतों को समझ नहीं पा रहे थे।
फिर भी धैर्यपूर्वक अपने अगले कदमों का इंतजार करने रहे। समर ने 9 सुइयों पर लगे खून लगने के बाद धर्मेंद्र ठाकुर के सिर के कई प्रेशर पॉइंट पर मारा। उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज थी। उसने अपनी उंगलियां सुई की नोक पर रखी और सुइयों को कंपकपाया। उसे 9 नीडल्स ऑफ ब्लड लाइफ विधि कहा जाता था, जिसमें ह्यूमन ब्लड में लिपटी 9 चांदी की सुइयों का इस्तेमाल करके ह्यूमन बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रेशर पॉइंट्स पर एक्यूपेंचर किया जाता था। ये 9 नीडल्स ऑफ हेवनली लाइफ से भी ज़्यादा पावरफुल थी। इसमें व्यक्ति की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती थी। ये प्रोसेस 5 मिनट तक चलता रहा। समर का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे के पसीने पर एक परत भी आ गई। समर ने आं भरते हुए कहा, इन सुइयों को छूना मत। 30 मिनट बाद धर्मेंद्र जी ठीक हो जाएंगे। ये कहने के बाद उसने धर्मेंद्र जी के प्रेशर पॉइंट्स पर लगी सुइयों की तरफ देखा और अपना पसीना पोंछा। वहां खड़े सभी लोग हैरान और निराश थे। वो सब समर के जादुई मेडिकल स्किल्स को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें बस एक्यूपेंचर सुइयां ही दिखाई दे रही थी। मानव ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो। मेरे दादाजी एक्यूपेंचर और तुम्हारे खून के एक बूंद से कैसे ठीक हो सकते हैं? तुम झूठे हो। उसे शक था कि समर एक धोखेबाज है, और अब तो उसे यकीन भी हो गया था कि ये बिल्कुल धोखेबाज है। एक्यूपेंचर और खून की एक बूंद से उसके दादा कैसे बच जाएंगे? तभी मानव अचानक समर के पास गया और सुइयां झटक कर दूर फेंक दी। सुई जमीन पर गिर गई। प्रभाकर और अरविंद भी गुस्से में लाल हो गए। उन्हें लगा कि समर की हरकतें बहुत बेतुकी थी। प्रभाकर ने समर की तरफ नाराजगी भरी समर आंखों से देखा और कहा, समर, तुमने ये कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसे पहले समर से उम्मीद थी। वो चाहता था कि समर उसके पिता को बचा लेगा, पर यह क्या बकवास कर रहा था। वो खून की एक बूंद के साथ उसके पिता को कैसे बचा देगा? जब समर ने देखा कि वो इस पर विश्वास नहीं कर रहा, तो उसने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ये 9 सुइयां मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर को बचाने के लिए थी। तुमने तो उन्हें झटक दिया। मैंने तुम्हारे जितना बेवकूफ इंसान नहीं देखा। समर की बातें सुनकर मानव नाराज हो गया। वो उसने गुस्से में घूरते हुए कहा, तुमने किसे बेवकूफ बनाया? समर ने ठंडी स्वर में कहा, मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूं मूर्ख। मैंने जिया की वजह से मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर को बचाने के लिए अपना टाइम वेस्ट किया। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मेयर हो या मेयर के बेटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर शैडो ग्रुप का प्रेसिडेंट भी कहेगा तो मैं उसे बचाऊं, तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा। मानव ने हंसते हुए कहा, शेखी बघारने से पहले सोच लिया करो। शैडो ग्रुप का प्रेसिडेंट, तुम यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट ही क्यों नहीं कह देते? समर ने मुस्कुराते हुए अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार, मैं तो बताना ही भूल गया कि यूनाइटेड नेशंस प्रेसिडेंट ने भी मुझे अपना इलाज करने के लिए कहा था, लेकिन मेरे पास उसका इलाज करने के लिए समय नहीं था। मानव ने समर की ओर तिरस्कार भरी आंखों से देखा और कहा, अरे ढींगे हाँकना बंद करो। तुम सिर्फ झूठे ही नहीं, बल्कि लोगों पर अपनी धौंस जमाना भी बंद करो। मानव की आंखों में तिरस्कार देखकर समर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये 9 सुइयां मिस्टर धर्मेंद्र को बचा सकती थी। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि मैं मिस्टर धर्मेंद्र को फिर से बचाऊं, तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे रिक्वेस्ट करनी होगी। यह कहकर समर ने जमीन पर पड़ी अपनी सुइयां उठाई और जाने लगा। उसने उन 9 सुइयों पर लगी धूल झाड़ ली और जेब में रख ली। उसके दिल में गुस्सा था। जिया उसके पीछे से चिल्लाकर बोली, समर, जरा रुको। उसे समर को दादाजी का इलाज करने के लिए बुलाया था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। समर ने जिया की तरफ देखते हुए कहा, जिया, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। अगर मैंने धर्मेंद्र जी का इलाज नहीं किया तो वो कुछ ही देर में मर जाएंगे। और वो वहां से बाहर निकल गया। समर को जाते हुए देखकर जिया के चेहरे के भाव बदल गए। वो जानती थी कि समर गुस्से में है, और वह न केवल मानव और बाकियों पर बल्कि खुद पर भी गुस्सा था। उसके जाते ही मानव ने अविश्वास से कहा, जिया, क्या तुम सचमुच उस धोखेबाज की बात पर यकीन कर रही हो? वो मामूली सी 9 सुइयां मेरे दादाजी को कैसे बचा सकती हैं? जिया ने मानव को नाखुश होकर देखा। सब इसी आदमी की गलती थी। अगर उसने समर का मजाक ना उड़ाया होता तो वो अब तक ठीक कर चुके होते। तभी दिलीप ने जोर से कहा, अरे नहीं,
मिस्टर धर्मेंद्र की हालत और खराब हो रही है। धर्मेंद्र जी के शरीर पर लगे मेडिकल इक्विपमेंट्स लगातार रिपोर्ट चेंज कर रहे थे। उनका चेहरा नीला पड़ता जा रहा था। प्रभाकर ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए, मैं मेरे पापा को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, प्लीज। डॉक्टर दिलीप ने जवाब दिया, मेयर साहब, धर्मेंद्र जी के बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर रहे हैं। मुझे डर है कि वो जल्द ही चल बसेंगे। प्रभाकर ने धीरे से कहा, आप कह रहे हैं कि मेरे पिता चल बसेंगे? दिलीप ने कहा, हाँ बिल्कुल। दिलीप की बात सुनते ही प्रभाकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें चक्कर आने लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। उनके पापा मरने वाले थे और उसका पॉलिटिकल करियर भी खत्म होने वाला था। तभी डॉक्टर दिलीप ने उत्साह से और थोड़ा हैरान होते हुए कहा, अरे अरे नहीं, अरे नहीं, धर्मेंद्र जी की हालात में तो सुधार हो रहा है। दरअसल उन्हें पता नहीं था कि ये सब समर के एक्यूपेंचर की वजह से हुआ था। एक्यूपेंचर सुइयों से निकला रक्त श्री धर्मेंद्र के प्रेशर पॉइंट्स तक पहुंच गया था। ब्लड वेसल्स से होते हुए उनके शरीर में फ्लो होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे खून में कोई जादुई शक्ति हो, उसकी बॉडी में पहुंचकर सब पार्ट्स को ठीक कर देगी। धर्मेंद्र जी को लगा कि वह सपना देख रहे हैं। वो किसी रेगिस्तान में लेटे हुए हैं और उनके शरीर के पार्ट्स बिगड़ रहे थे। उन्हें लगा कि वो मरने वाले हैं, लेकिन इसी समय किसी ने उन पर एक्यूपेंचर किया और उन्हें एक चम्मच जादुई दवा पिला दी। जादुई दवा ओस की बूंदों जैसी मीठी थी। जिया ने आश्चर्य से कहा, अंकल, अंकल दादाजी को होश आ रहा है। प्रभाकर के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने जल्दी से बिस्तर की ओर देखा और जैसा कि उम्मीद थी, धर्मेंद्र जी ने अपनी आंखें खोल ली। उनका रंग रूप काफी बेहतर लग रहा था। धर्मेंद्र जी ने पूछा, क्या जादुई दवाई और भी है? जादुई दवा? जिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने उलझन में पूछा, दादाजी आप क्या कह रहे हैं, कौन सी जादुई दवा? धर्मेंद्र ने कहा, अभी अभी किसी ने मेरा एक्यूपेंचर किया। चांदी की 9 सुइयों पर जादुई दवा थी। मैं वो जादुई दवा और लेना चाहता हूँ। उसकी वजह से ही मेरे अंदर इतनी एनर्जी आई है, मैं होश में आ गया हूँ। धर्मेंद्र जी ने मन ही मन सोचा, लेकिन जादुई दवा गायब हो गई, कितना अच्छा होता और मिल जाती। श्री धर्मेंद्र की बातें सुनकर प्रभाकर और मानव के चेहरे अजीब से भाव आ गए। उन्होंने समर को झूठा कहा था, उन्हें भगा भी दिया था। अब उन्हें पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। प्रभाकर ने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ कहा, डॉक्टर दिलीप प्लीज पापा का चेकअप कीजिए। दिलीप ने सिर हिलाया और धर्मेंद्र की बॉडी पर ईसीजी, सीटी स्कैन और ब्रीदिंग apparatus लगा दिए। फुल बॉडी चेकअप करना शुरू कर दिया। एक क्षण बाद दिलीप ने आश्चर्य और हैरानी से कहा, वाह, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। धर्मेंद्र जी के कमजोर हो रहे पार्ट्स ठीक हो रहे हैं। प्रभाकर ने हैरानी से कहा, डॉक्टर दिलीप क्या कहा आपने, पापा ठीक हो रहे हैं? डॉक्टर दिलीप ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ मेयर साहब, उनकी पार्ट्स अभी ठीक हो रहे हैं और बहुत सुधार हो चुका है। प्रभाकर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, डॉक्टर दिलीप आपका क्या मतलब है, क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं? दिलीप ने समझाते हुए कहा, मेयर साहब, ऐसा लगता है कि समर की ब्लड वाली 9 एक्यूपेंचर सुइयां कारगर रही। खून ने धर्मेंद्र जी के ऑर्गन्स के कुछ पार्ट्स को पूरी तरह से ठीक कर दिया, लेकिन एक्यूपेंचर सुइयों की टाइमिंग और ब्लड की क्वांटिटी बहुत कम थी। इससे धर्मेंद्र जी की जिंदगी 10 दिन तक और बढ़ गई है। डॉक्टर दिलीप की बात सुनकर प्रभाकर ने हैरान होते हुए कहा, 10 दिन? क्या पापा के पास सिर्फ 10 दिन और हैं? रूम में मौजूद सभी लोग इस बात से फिर हैरान हो गए थे। उन्हें लगा था कि धर्मेंद्र जी ठीक हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था वो ठीक हुए हैं, लेकिन हुए नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि समर के मिनट के एक्यूपेंचर से उन्हें 10 दिन की और जिंदगी मिल गई थी। अगर समर का 30 मिनट का एक्यूपेंचर पूरा हो जाता तो शायद धर्मेंद्र जी की जिंदगी कुछ महीने और कुछ साल बढ़ जाती। ये सोचकर प्रभाकर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने डॉक्टर दिलीप से पूछा, डॉक्टर डॉक्टर दिलीप, अगर मेरे पापा 30 मिनट के लिए एक्यूपेंचर करवाते तो क्या होता? डॉक्टर दिलीप ने कहा, मेयर साहब, अगर मैं साफ साफ कहूं तो अगर धर्मेंद्र जी ने 30 मिनट तक एक्यूपेंचर करवाया होता तो उनकी जिंदगी कम से कम 1 साल तक बढ़ सकती थी। बदकिस्मती से बस 1 ही मिनट एक्यूपेंचर हुआ। समर ने जो कहा था वो सच था।
खून से सनी 9 चांदी की सुइयां सचमुच धर्मेंद्र की जान बचा सकती थी। तभी एकदम थप्पड़ की आवाज आई। डॉक्टर की बात सुनकर प्रभाकर मानव के सामने आया और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने गुस्से में कहा, बेवकूफ, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अगर तूने सुइयां नहीं हटाई होती तो दादा ठीक हो जाते। मानव ने भी दिलीप की बातें सुन ली, इसलिए उसे जब थप्पड़ मारा तो उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे अफसोस हो रहा था। मानव धर्मेंद्र जी की तरफ झुक गए और रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको चोट पहुंचाई, मेरी वजह से आपका इलाज पूरा नहीं हो पाया। वो अपने दादाजी के साथ बचपन से ही बहुत अटैच था। उसने अपने दादा को तभी छोड़ा जब वो पढ़ाई के लिए विदेश गया। जब उसने देखा कि दादाजी का इलाज उनकी वजह से नहीं हो पाया तो उसके दिल में बहुत दुख हो रहा था। मानव ने पछताते हुए मन ही मन सोचा, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने समर की इंसल्ट न की होती, उसे धोखेबाज न कहा होता तो दादाजी का इलाज हो जाता। सब मेरी गलती है। तभी धर्मेंद्र ने मानव के सिर पर थपथपाते हुए कंफ्यूज होते हुए पूछा, मानव, मानव मेरे बच्चे क्या हुआ? तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? वो अभी अभी उठे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। वो समर से मिले नहीं थे, इसलिए बहुत कंफ्यूज थे। मानव सिर्फ सिसकियां भर रहा था, बोल नहीं पा रहा था। प्रभाकर ने सारी घटना का संक्षेप में कड़वी वचन के साथ सुनाया और कहा, पापा मैं बताता हूँ हुआ क्या है। जिया समर नाम के एक लड़के को आपका इलाज करने के लिए लेकर आई थी, लेकिन हमने उसे धोखेबाज कहा और ऐसे ही उसने पूरी बात धर्मेंद्र जी को बता दी। प्रभाकर की बात सुनकर धर्मेंद्र गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने प्रभाकर को डांटते हुए कहा, प्रभाकर तुम पागल हो। तुमने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया? ये क्यों सोचा कि वो एक नज़र कैसे देख सकता है कि मेरे पास जीने का बस एक दिन है? वो एक अच्छा डॉक्टर था, इसलिए वो ये सब बता पाया। तो और तुम उसे धोखेबाज कैसे कह सकते हो? प्रभाकर का चेहरा भी लाल हो गया था। उसने शर्म के मारे सिर झुका लिया और हिचकिचाते हुए कहा, पापा समर को तो पहले ही इंसल्ट करके यहां से निकाल दिया था, अब हम क्या करें? वो जानता था कि उसके पिता सही थे, मानव तो बच्चा था, लेकिन वो इंदौर शहर का मेयर था। वो अपने बेटे जैसा कैसे हो सकता था? समर जैसा ईश्वरीय डॉक्टर को नाराज कैसे कर सकता था? धर्मेंद्र जी गुस्से में बोले, क्या करें? हम और क्या कर सकते हैं? चूंकि वो मेरा इलाज करने से इनकार कर रहा है तो मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर सकता हूँ। मानव ने आंसू पोंछते हुए वार्ड के बाहर की तरफ जाते हुए कहा, दादाजी मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं जाकर समर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपका इलाज कर दे। मैं भी उसके पैर पकड़ लूंगा, लेकिन उसको मना कर रहूंगा। मानव को वार्ड से बाहर जाता हुआ देखकर धर्मेंद्र के भाव बदल गए। उन्होंने प्रभाकर को डांटते हुए कहा, प्रभाकर, मानव तो बच्चा है, वो समर को कैसे बुला सकता है? उसके साथ जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? प्रभाकर ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो है कहाँ। जिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेयर अंकल, मुझे पता है समर कहाँ है। वो वार्ड नंबर 3 में है, मैं आपके साथ चलती हूँ। और ये कहते हुए वो उसके साथ मनाने के लिए चल पड़ी। इस समय समर वार्ड नंबर 3 में पहुंच चुका था। वार्ड नंबर 3 में पहुंचते ही उसे वार्ड के अंदर से किसी के झगड़े की आवाज सुनाई दी। एक औरत ने दबंगई आवाज में कहा, इस कियारा को वार्ड से बाहर निकाल दो। प्राची ने जोर से कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये हॉस्पिटल है, तुम लोग ऐसे ही सीओ कियारा को बाहर नहीं निकाल सकते। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो लोग बहुत दुष्ट थे, वो कियारा को बाहर निकालना चाहते थे। समर जल्दी से वार्ड में गया। उसने शोभा के बगल में कई लोगों को खड़े देखा। सभी कियारा को वार्ड से बाहर निकालने के लिए तैयार खड़े थे। समर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वो अभी अभी यहाँ आया था और मिसेज शोभा कियारा को वार्ड से बाहर निकलवाना चाहती थी। प्राची ने गुस्से में कहा, समर, मिसेज शोभा ने कहा है कि वो मिस प्रेसिडेंट को वार्ड से बाहर निकाल देंगी, वो हमें यहाँ नहीं रहने देंगी। शोभा के इस बुरे व्यवहार पर उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। समर ने दुखी होकर कहा, मिसेज शोभा, ये वार्ड हॉस्पिटल का है, आपको कियारा को वार्ड से बाहर निकालने का अधिकार किसने दिया? मिसेज शोभा ने तिरस्कार से कहा,
तुम लोग यहाँ बहुत शोर मचा रहे हो, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम लोगों को बाहर निकाल रही हूँ। मिसेस शोभा ने समर से बदला लेने के लिए जानबूझकर कियारा को बाहर निकालना चाहा। समर ने कियारा के सामने खड़े होते हुए कहा, यह हॉस्पिटल है और ये तुम्हारा घर नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर मिसेस शोभा ने कियारा को बाहर निकालने की हिम्मत की तो उसे इस औरत को सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो उसे नफरत करता था। मिसेस शोभा ने अचानक अपना सिर उठाया और अपने बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछा, डिप्टी डायरेक्टर अशोक, मैं चाहती हूं कि वार्ड से बाहर चले जाएं। वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सफेद कोट पहना था। उसका नाम अशोक था और वो हॉस्पिटल का डिप्टी डायरेक्टर था। मिसेस शोभा का अनुरोध सुनकर अशोक की भौहें तन गई। ये एक पेचीदा स्थिति थी। आखिरकार ये एक हॉस्पिटल था और अगर वो हॉस्पिटल किसी मरीज को बाहर निकालता है तो इससे उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अशोक के परेशान भाव देखकर एक और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, मिस्टर अशोक, आप हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर हैं, क्या आप मिसेस शोभा का छोटा सा काम नहीं कर सकते? क्या आप अब डायरेक्टर नहीं रहना चाहते? वो मोटा आदमी भूषण था। वो इंदौर शहर के हेल्थ ब्यूरो का डायरेक्टर था और वो आज शोभा से मिलने आया था। बेशक वो शोभा का बदला लेने भी गया था। शोभा के इंसल्ट करने की इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई? अशोक ने झट से कहा, ठीक है डायरेक्टर भूषण, मैं आपकी बात मान रहा हूँ और अभी के अभी कियारा को वार्ड से बाहर निकाल रहा हूँ। यह आदमी हेल्थ ब्यूरो का डायरेक्टर था और वो इंदौर शहर के सभी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स पर नजर रखता था। अशोक उसे ऑफेंड नहीं कर सकता था। अशोक ने घमंड से कियारा से कहा, मिस कियारा, मिस शोभा को इस वार्ड में ही रह सकती हैं, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। उसकी बात सुनते ही कियारा के हाव भाव बदल गए। उसने सुना था कि हॉस्पिटल एक डार्क प्लेस है जहाँ कई गलत सीक्रेट घटनाएं होती हैं। कियारा एक करोड़ों की कंपनी की सीईओ थी, लेकिन उसे बेइज्जत करके हॉस्पिटल से निकाला जा रहा था। जाहिर है शोभा और हेल्थ ब्यूरो के डायरेक्टर की नज़र में कियारा और समर बेकार लोग थे, जिन्हें वे धमका सकते थे, जिनके पास पैसा और ताकत थी और वो आम लोगों के साथ अलग बिहेवियर करते थे। कियारा ने समर से कहा, डियर, लगता है हमें चले ही जाना चाहिए। हालांकि कियारा मिसेस शोभा से नाराज तो थी, लेकिन मिसेस शोभा के साथ हेल्थ ब्यूरो के डायरेक्टर और हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर भी थे। अब जब हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर ही उन्हें बाहर जाने के लिए कह रहे हैं तो वो क्या कर सकते थे? समर के चेहरे पर शिकन आ गई और उन्होंने कहा, चले जाएं, हम वार्ड छोड़कर नहीं जाएंगे। कियारा ने कहा, हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर अशोक ने हमें पहले से ही कह दिया है, अब हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं डियर? समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अशोक, लेकिन हनी, हम उसकी बात क्यों माने? कियारा ने निराश होते हुए कहा, अरे वो हॉस्पिटल का डिप्टी डायरेक्टर है, वो हमें वार्ड से बाहर निकाल सकता है। समर ने कियारा के माथे को छूते हुए हल्के से कहा, हनी, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं वार्ड में रहेंगे, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी अशोक ने ठंडे स्वर में समर से पूछा, कियारा से तुम्हारा क्या रिश्ता है और तुम होते कौन हो मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया? समर ने अशोक की ओर देखते हुए हल्के से कहा, मैं उसका पति हूं, मेरा नाम समर है और मैं तुम्हें बता दूं, मेरी पत्नी इसी वार्ड में रहेगी। अगर तुमने उसे बाहर निकालने की कोशिश भी की तो आगे से कुछ भी जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम मुझे कुछ मत करना। उसके शरीर से एक जानलेवा ऑरा निकलना शुरू हो गया था। उसकी एनर्जी महसूस होते ही अशोक डर के मारे कांपने लगा। लेकिन जब उसे याद आया कि हेल्थ ब्यूरो के डायरेक्टर उसके बगल में है तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। उसने समर को गुस्से में कहा, समर, अगर तुम कियारा के साथ नहीं गए तो सिक्योरिटी को बुला लूंगा, फिर वो तुम लोगों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। इसलिए अगर अपनी इज्जत बताना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। समर ने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिक्योरिटी भी आ गई तब भी मैं नहीं जाऊंगा, और अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो मिसेस शोभा को जाना चाहिए। उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक थी। अशोक ने भी ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम खुद को समझते क्या हो? मिसेस शोभा के बारे में कुछ भी बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी सिक्योरिटी को बुला रहा हूँ। जब वो लोग तुम्हें धक्के मारकर निकालेंगे तब तुम्हें अकल आएगी। ये कहते हुए उसने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को बुला लिया।
पल भर में सिक्योरिटी ड्रेस में एक दर्जन आदमी वार्ड नंबर 3 के अंदर आ गए। उनका लीडर एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी था जो देखने में बहुत ही स्ट्रांग लग रहा था। वो एक स्किल्ड मार्शल आर्ट फाइटर था और वो मार्शल आर्ट के लेवल 2 स्टेज का फाइटर था। उस लंबे से आदमी ने आते ही अशोक से पूछा, डिप्टी डायरेक्टर, क्या मुझे आप बुला रहे थे? लेकिन वो जानता था कि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टीम का लीडर होने के नाते उसे सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के आदेश मानने थे। इसके अलावा वो डिप्टी डायरेक्टर का वफादार था क्योंकि उसे डिप्टी डायरेक्टर ने ही प्रमोट किया था। अशोक ने समर और कियारा की ओर इशारा किया और लंबे आदमी से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें धक्के मारकर वार्ड से बाहर निकाल दो। नहीं नहीं, वार्ड से नहीं, हॉस्पिटल से ही बाहर निकाल दो। लंबे आदमी ने सिर हिलाया और समर की ओर चल दिया। वो उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। समर के सामने आकर उस लंबे आदमी ने पूछा, दोस्त, क्या तुम खुद जाओगे या मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर करूं? ये बोलते हुए उसने अपना हाथ उठाया और कियारा के बिस्तर को छूने के लिए आगे बढ़ गया। जब समर ने देखा कि लंबा आदमी कियारा के बिस्तर को छूना चाहता है तो उसकी आंखों में एक ठंडक झलक आई और उसने गुस्से में उस लंबे आदमी के पेट पर किक मार दी। उसे नीचे गिरा दिया। लंबे आदमी के मुंह से खून निकलने लगा। वो बुरी तरह से पीला पड़ गया था। लंबे आदमी ने गुस्से में कहा, साले तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? समर ने उससे कहा, हाँ मैं तुझे मार रहा हूं। अगर तुमने मेरी पत्नी के करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ भी तोड़ दूंगा। उसने इसी वार्ड में रहने का निश्चय कर लिया था। उसे हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर या हेल्थ ब्यूरो के डायरेक्टर से कोई परवाह भी नहीं थी। जो भी कियारा को बाहर निकालने की कोशिश करेगा वो उसे पीटेगा। लंबे आदमी ने अपने सिक्योरिटी गार्डों से कहा, जल्दी करो, इसको घसीटो और बाहर निकालो। उसका आदेश सुनते ही दर्जन भर सुरक्षा गार्ड समर की ओर दौड़ पड़े। उसने समर को सबक सिखाने का फैसला किया। सिक्योरिटी गार्ड के झुंडों ने सोचा कि वो एकता पर बोल के साथ सबको धमका पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने समर के साथ लड़ना शुरू किया तो उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो युवक बहुत ताकतवर था और उसने एक ही पंच में उन गार्डों को उड़ा दिया। वो आदमी बहुत ताकतवर था। आसपास के लोग दंग रह गए थे। उसने अकेले ही दर्जन भर लोगों को हरा दिया था, लेकिन उसे उसकी मानसिकता पसंद आई क्योंकि उसकी वजह से आदमियों की वो लड़ रहा था। सब अभी सदमे में थे, तभी अचानक वार्ड का दरवाजा खुला और प्रभाकर, जिया और मानव एक साथ वार्ड में आ गए। प्रभाकर ने कमरे में कदम रखते ही जमीन पर पड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और कमरे के अंदर भीड़ देखी। उसने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन तभी उसकी नजर समर पर पड़ी। समर को देखते ही प्रभाकर का चेहरा खिल उठा। वो समर की ओर बढ़ने लगा। वो समर से मिलने के लिए आया था और अगर वो समर को मना लेगा तो उसके पापा बच जाएंगे। हेल्थ ब्यूरो के डायरेक्टर भूषण ने भी जब प्रभाकर को आते देखा तो उसके चेहरे के खुशी के भाव बदल गए। उसने खुश होते हुए मन ही मन कहा, मेयर साहब, इंदौर शहर के मेयर, वो यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। वो स्वाभाविक रूप से प्रभाकर को जानता था और मेयर को देखकर बहुत उत्साहित हो गया था। हालांकि अगले ही पल उसके हाव भाव बदल गए। उसने देखा कि प्रभाकर ने तो उसे देखा भी नहीं। उसने मन ही मन कहा, इग्नोर? मेयर ने मुझे इग्नोर कर दिया। तभी प्रभाकर ने आगे जाकर समर से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर समर, आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। समर को देखकर वो भावुक हो गया। वो भी जो और लोग खड़े थे वो दंग रह गए थे। उन्हें हेलुसिनेशंस होने लगा था। उसने मन में सोचा, क्या मेयर समर से मुस्कुराते हुए बात कर रहा है? यह लड़का एक साधारण आदमी है। मेयर उसको इतना सम्मान कैसे दे सकता है? डिप्टी मेयर के साथ वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मेयर से पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? प्रभाकर ने घबराते हुए कहा, समर, क्या तुम मेरे पापा का इलाज कर सकती हो? उसे समर का रूखा व्यवहार बहुत अजीब सा लग रहा था। वो जानता था कि समर अभी भी नाराज है। उसे खुद के अलावा किसी और पर दोष नहीं देना था। समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम चाहते हो धर्मेंद्र जी का इलाज करो तो तुम्हारे बेटे को घुटनों पर बल बैठकर मुझसे रिक्वेस्ट करनी होगी। समर की बात सुनकर प्रभाकर के चेहरे के भाव बदल गए। वो मेयर था और अगर वो अपने घुटनों पर बैठकर समर से रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी रेपुटेशन का क्या होगा? अगर उसका बेटा माफी नहीं मांगेगा तो समर इलाज करने से मना कर देगा। तभी मानव ने समर के आगे आते हुए कहा,
समर, वार नंबर 1 में जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैं घुटने टेककर माफी मांगूंगा। प्लीज मेरे दादाजी को बचा लीजिए। मानव का चेहरा पीला पड़ गया था। वो घुटने टेककर माफी मांगने को तैयार था। हालांकि मानव बिगड़ा हुआ और गुस्सैल स्वभाव का था, फिर भी वो अपने दादा के बहुत करीब था। वो अपने दादाजी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जैसे ही मानव घुटने टेकने को तैयार हुआ, किसी ने उसे पकड़कर रोक लिया और उसने पलटकर देखा तो पता चला वो समर ही था। समर ने हल्की मुस्कान के साथ मानव से कहा, मानव, हालांकि मैं तुमसे नाराज हूं, लेकिन ये देखकर कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। अब तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो समर मानव को पसंद तो करता ही नहीं था। वो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था, लेकिन वो भावुक हो गया था कि वो अपने दादाजी का कितना ख्याल रखता है। समर के दादाजी ने भी उसे बहुत अच्छा व्यवहार किया था और वो भारद्वाज परिवार के उन लोगों में से एक था जिन्होंने उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया था। जब समर ने मानव को अपने दादाजी के प्रति भावनाओं को देखा तो उसने अपने दादाजी की याद आ गई, जिनका देहांत हो चुका था, और इसलिए उसने धर्मेंद्र ठाकुर का इलाज करने का फैसला किया था। उसकी नज़र में जो अपने दादाजी के लिए घुटने टेकने को लिए तैयार था, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। मानव ने समर से ईमानदारी से कहा, थैंक यू समर भाई। प्रभाकर ने भी समर के चेहरे पर कृतज्ञता का भाव देखा। वो जानता था कि समर ने न केवल मानव की बल्कि उसकी भी प्रतिष्ठा बचा ली है। इस समय प्रभाकर को अचानक एहसास हुआ कि समर ने मामले को बहुत बेहतर तरीके से संभाल लिया था। प्रभाकर ने समर से पूछा, थैंक यू समर, तुम मेरे पापा का इलाज कब करोगे? समर ने अशोक की तरफ देखा और हल्के से कहा, अभी नहीं, अभी कोई मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर अशोक का शरीर कांप उठा। उसे पता था कि अब उसका अंत आ चुका है। उसने देख लिया कि मेयर भी समर को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन वो हेल्थ ब्यूरो के डायरेक्टर को खुश करने के लिए समर को नाराज कर रहा था। वो बिल्कुल मूर्ख ही था। प्रभाकर ने गुस्से में पूछा, कौन समर? किसकी इतनी हिम्मत हुई तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दे? उसे समर से एक मदद मांगनी थी। एक नाजुक घड़ी में कोई समर को हॉस्पिटल से बाहर निकालना चाहता था। क्या वो मरना चाहता था? प्रभाकर गुस्से में भर गया। तभी समर ने मिसेस शोभा की तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा, जो मुझे बाहर निकालना चाहती हैं वो मिसेस शोभा हैं। समर के मुंह से मिसेस शोभा का नाम सुनकर प्रभाकर ने अपनी भौहें चढ़ाई और समर के इशारे की तरफ घूरते हुए देखा तो वहां पर एक अधेड़ उम्र की महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। शोभा ने मन ही मन सोचा, लगता है अब तो मुझे दूसरे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। वो खुद भी वहां से जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। तभी शोभा ने अपना फोन पर एक नंबर डायल किया। कुछ ही रिंग्स में उधर से किसी ने फोन उठाया और शोभा ने धीरे से कहा, महावीर, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? महावीर ने कहा, जरूर मैडम, बोलिए क्या करना है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मिसेस शोभा ने महावीर को पूरी बात समझाई और कहा, उसका नाम समर है। समर का नाम सुनते ही उधर से महावीर ने गुस्से में कहा, क्या क्या ये वही समर है? महावीर की आवाज पागलों जैसी थी। शोभा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने पूछा, महावीर, क्या उसने तुम्हें भी परेशान किया है? महावीर ने गुस्से में कहा, बिल्कुल मैडम, उसने मेरे बेटे ऋषभ का पैर तोड़ दिया था। मैं खुद उससे बदला लेने के लिए पिछले कुछ समय से देख रहा हूं। मिसेस शोभा ने बेरहमी से कहा, बिल्कुल सही, चलो अब हम फिर एक साथ मिलकर बदला लेंगे। पहले उसे पकड़ेंगे, फिर उसके हाथ पैर तोड़ेंगे, झील में फेंक देंगे। महावीर ने सम्मानतापूर्वक कहा, हाँ, मैं उस साले के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिलाऊंगा। वहीं समर को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मिसेस शोभा ने किसी से उसे बदला लेने के लिए कह दिया था। वो लोग तो उसके हाथ पैर तोड़ने का इंतजाम कर रहे थे। तभी धमाके की आवाज आई। दरवाजे पर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। एक महिला जो अभी अभी वहां से गुजरी थी जमीन पर बेहोश होकर गिर रही थी। दरवाजे के बाहर से एक चौंकाने वाली आवाज सुनाई दी, माँ, माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? एक औरत जमीन पर गिर गई। वो बहुत पीली पड़ी हुई तो उसका शरीर ऐंठ रहा था। उसके चारों ओर 10 लोग थे और उसमें से एक सफेद ड्रेस वाली खूबसूरत लड़की थी। क्या वो तन्वी है? समर ने जैसे उस लड़की को देखा उसे एहसास हुआ कि वो तन्वी ही थी, जिसने उसके पहले मालिश की थी। चश्मे वाले एक डॉक्टर ने तुरंत कहा, तन्वी, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है।
उन्हें मुंह से इमरजेंसी पिल दो। तन्वी ने डरते हुए कहा। डॉक्टर, मैं गोली लाना भूल गई। डॉक्टर ने झुककर तन्वी को दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत। गोली के बारे में भूल जाओ। बस उनके दिल के पास कुछ पॉइंट्स पर प्रेशर डालो ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो सके। ये कहते हुए डॉक्टर तन्वी की मां के पास आ गया और एक्यूपेंचर पॉइंट्स पर मालिश करने लगा। समर अचानक भीड़ में घुस गया और चिल्लाने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ। डॉक्टर ने समर को देखते हुए गुस्से में कहा, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? समर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है। डॉक्टर ने समर की बेवकूफी पर हंसते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं डॉक्टर हूं और मैंने ही डायग्नोसिस किया है। उन्हें हार्ट अटैक आया और बेहतर होगा तुम दूर रहो। मुझे परेशान मत करो। तन्वी ने समर को तुरंत पहचान लिया। उसने हैरान होते हुए कहा, मिस्टर मिस्टर समर, आप यहां क्या कर रहे हैं? समर ने तन्वी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, तन्वी, तुम्हारी मां को सच में हार्ट अटैक नहीं आया है। अब सिर्फ मैं ही उन्हें बचा सकता हूं। तन्वी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मुझे आप पर भरोसा है मिस्टर समर। तन्वी समर को पूरा यकीन करती थी क्योंकि उसे पता था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तन्वी की मंजूरी मिलते ही समर ने उस महिला के सिर पर अपनी 9 सुइयां चुभो दी। महिला के सिर में थ्रोम्बोसिस ने ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जो अब बेहद खतरनाक था। समर ने जहां भी सुइयां डाली वो सभी पॉइंट्स बहुत सटीक थे। वो सभी ब्रेन के स्पेसिफिक एक्यूपेंचर पॉइंट्स थे और केवल 1 मिनट के भीतर महिला आखिरकार होश में आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। महिला के जागते ही समर ने तुरंत अपनी सुइयां भी निकाल ली। पास में खड़ा चश्मे वाला डॉक्टर हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़का सचमुच में कोई मेडिकल स्किल्स जानता होगा। तन्वी उसकी बहुत आभारी थी। खुशी खुशी वो शुक्रिया अदा करते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर समर। वो जानते थे कि समर हमेशा उसका सबसे अच्छा साथ देता है। समर ने तन्वी से कहा, कोई बात नहीं तन्वी, अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाओ। तन्वी उसके बाद वहां से चली गई। उसके बाद समर ने मुस्कुराते हुए प्रभाकर से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मेयर प्रभाकर। और जब वो मुड़ा तो उसने देखा मिसेस शोभा वहां से चली गई। वो समझ गया था कि प्रभाकर ने मिसेस शोभा को वार्ड से बाहर निकालकर उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसकी वजह से शर्मा परिवार की दुश्मनी भी ले ली है। प्रभाकर ने मुस्कुराते हुए समर से पूछा, कोई बात नहीं समर, बस मुझे अब ये बताओ कि पापा का इलाज कब करोगे? समर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चलो अभी चलते हैं। चूंकि मानव ने एक्यूपेंचर सुइयां निकाल दी थी इसलिए धर्मेंद्र के शरीर में थोड़ा सा एसेंस रह गया था, जिससे उसकी जिंदगी 10 दिन बढ़ गई थी। समर की बात सुनकर मानव और प्रभाकर दोनों प्रभावित थे। डॉक्टर दिलीप भी चेकअप करने के बाद यही कह रहे थे, धर्मेंद्र जी भी अभी सिर्फ 10 दिन और जी सकते हैं। समर ने कियारा के माथे पर प्यार से हल्का सा किस किया और कहा, हनी, मैं मेयर के पिता का इलाज करने जा रहा हूं, तुम अभी यहाँ आराम करो। समर को जाता हुआ देखकर मौजूद सब लोग हैरान हो गए। सभी एक ही बात सोच रहे थे, आखिर ये आदमी है कौन? इसका बैकग्राउंड क्या है जिसे खुद मेयर लेने आए हैं? वहीं प्रभाकर समर को 1 नंबर रूम में ले गया। प्रभाकर ने मुस्कुराते हुए वहां जाकर धर्मेंद्र से कहा, पापा ये समर है, इसने ही आपको बचाया है। प्रभाकर की बात सुनकर धर्मेंद्र की आंखें चौड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए समर की बात का जवाब दिया, ओह आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। समर ने कहा, अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है मिस्टर धर्मेंद्र कि मुझे आपको सेवा का मौका मिला। मिस्टर धर्मेंद्र देश के जनरल हुआ करते थे। उन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया था। जिया बहुत हैरान थी क्योंकि उन्हें समर को पहले इतना विनम्र होते हुए देखा नहीं था। तभी प्रभाकर ने चिंता से पूछा, समर, क्या अब हम इलाज शुरू कर सकते हैं? समर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। और ये कहते हुए उसने अपनी फिर से 9 चांदी की सुइयां निकाल ली। अपने इंडेक्स फिंगर में से वो खून निकाला और उन चांदी की सुइयों पर लगा लिया। फिर वो बॉडी के अंदर डाल दी। समर द्वारा ये उपचार धर्मेंद्र के तापमान को धीरे धीरे सामान्य कर रहा था। प्रभाकर अपने पिता की सारी ऊर्जा वापस आता हुआ देखकर खुश हो गया था। उसने डॉक्टर दिलीप से कहा, डॉक्टर दिलीप, क्या आप अभी मेरे पापा का चेकअप कर सकते हैं? दिलीप ने सिर हिलाया और धर्मेंद्र के शरीर पर अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाकर चेकअप करने लगा। और उसने उसके बाद उत्साह से देखा और कहा, मेयर साहब, धर्मेंद्र जी के सभी खराब ऑर्गन
ठीक हो गए हैं। मेडिकल साइंस के इतिहास में यह पहली बार चमत्कार हो रहा था। दिलीप ने समर को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। इंदौर शहर के सिटी हॉस्पिटल के हेड होने के नाते भी उसके पास इतनी स्किल नहीं थी। प्रभाकर ने आखिरकार अपना चिंताजनक प्रश्न पूछ ही लिया। डॉक्टर दिलीप, मेरे पिता अब कब तक जीवित रह सकते हैं? क्योंकि न केवल धर्मेंद्र जी के जीवन काल के लिए बल्कि उसके प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए भी धर्मेंद्र जरूरी था। डॉक्टर दिलीप ने कहा, अब उनकी बॉडी के करंट स्टेटस के अनुसार वो कम से कम 1 साल तो जी ही जाएंगे। प्रभाकर ने खुश होते हुए कहा, 1 वर्ष से भी अधिक, ये तो चमत्कार है। डॉक्टर दिलीप आश्चर्य से बोला, हाँ ये सचमुच में चमत्कार है। मुझे लगा कि धर्मेंद्र जी निश्चित रूप से मर जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि समर ने वास्तव में उन्हें बचा लिया, उनका जीवन 1 वर्ष तक बढ़ा दिया। प्रभाकर समर के पास गया। कृतज्ञता पूर्वक उसने झुकते हुए कहा, समर, मेरे पापा को बचाने के लिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समर ने कहा, अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं मेयर साहब, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद समर ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मेंद्र जी, चूंकि आप अभी अभी ठीक हुए हैं इसलिए ज्यादा मूवमेंट मत कीजिएगा। आपको अभी आराम करने की जरूरत है और आपको थोड़ी मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। इससे आपको जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। धर्मेंद्र जी ने समर की बातों पर ध्यान से सुनते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। वो बहुत सम्मान से उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी अद्भुत मेडिकल क्षमताएं रखने वाला व्यक्ति साधारण तो नहीं हो सकता था। लेकिन इन सब के अलग वहां एक अलग ही रणनीति तैयार हो रही थी। वो लोग समर को यहाँ से जाने के बाद पीटना और लोग मछलियों को खिलाना चाहते थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, अपने गांव, अपने नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखकर भेजें। कल की वीडियो में उन सभी का नाम लिया जाएगा जो आज लिखकर भेजेंगे, और जो ज़्यादा एक जगह के होंगे उनसे मैं मिलने स्पेशल जाऊंगा। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए और कहानी को लाइक, शेयर और ज़रूर से ज़रूर करते रहिए।